आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन से एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जीरो से लेकर जेनिथ तक। इस सीरीज में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे एक एक करके। मैंने पहला टॉपिक को कवर किया है, हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड करना है यूपीएससी प्रिपरेशन करना है। आज हम बात करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट के ऊपर कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है यूपीएससी प्रिपरेशन के जर्नी में। ठीक है, सबसे पहले मैं लास्ट एपिसोड के थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि कैसे हम डिसाइड करें यूपीएससी प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना है। तो मोटिवेशन की जरिया हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारा इनर मोटिवेशन है कि नहीं है। अगर हम प्रेशर में आके कर रहे हैं सोसाइटी के चाहे पेरेंट्स के, तो ये गलत बात है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमें पब्लिक सर्विस में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, इंटरेस्ट है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट अगर टॉपिक बोलूँ तो आपके एप्टीट्यूड चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं लगता है, इनके कॉन्सेप्ट समझने में इजी हैं, कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। अगर आपको मान लीजिए इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगता है, आपको इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में नहीं आते हैं, तो कोई भी एक भी सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो आपके प्रोफेशन में ये समझ लीजिए काफ़ी दिक्कत आएगी और सिलेक्शन होना बहुत टफ है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद यूपीएससी कमिटमेंट मांगती है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कमिटमेंट ये है कि आपको मिनिमम 2 से 3 साल देना ही देना है, मिनिमम। ठीक है, उसके बाद आपको पूरे प्रोफेशन जर्नी में डिसिप्लिन रहना है। डेली 6 से 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है। डेली वही साइकिल चलेगा, सुबह उठना, सुबह उठ के जाके लाइब्रेरी या जहाँ भी आप बैठ के पढ़ेंगे, 7 से 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पर्सनल सर्कमस्टांसेस को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप सेल्फ स्टडी करने के लिए रेडी हो रहे हैं, क्या आप जॉब के साथ रेडी हो रहे हैं, क्या आपको जो भी सर्कमस्टांसेस, फैमिली सर्कमस्टांसेस कि उसके लिए आप तैयार हैं 2 से 3 साल देने के लिए, ये भी आपको देखना है। उसके बाद इमोशनल रेडीनेस की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। आपको यूपीएससी के जर्नी में आइसोलेट हो जाना पड़ेगा पूरा। ना तो आप फैमिली फंक्शन में हमेशा इन्वॉल्व हो सकते हैं, ना तो रेगुलरली अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इन सब के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। इसके बाद बात करें तो आप इसके अल्टरनेटिव अब देख सकते हैं कि क्या इसके अल्टरनेटिव में जो भी आप कर रहे हैं या करने जाएंगे तो उसमें आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, उसमें भी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद आपको एक ट्रायल पीरियड लेना पड़ेगा। पहले आप ये ज़रूर लीजिएगा, 1 से 2 महीने आप ट्रायल पीरियड लीजिए। उसमें या तो सारे सब्जेक्ट या 2-3 सब्जेक्ट ऐसे जो आपको बोरिंग लगते हैं उनको पहले उठाइए और पढ़िए, उनके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। ठीक है, उनके पीवाईक्यूज देखिए, आपसे हो पा रहे हैं, नहीं तो ये भी देखिए कि आपसे हो पाएंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, ट्रायल पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर जाके डिसाइड कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट है जो आपको ढंग के लगते हों उनसे। ठीक है, और सिलेक्शन वाले से तो बात करना थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि वो टाइम दे पाएंगे कि नहीं या मिल पाएंगे कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनसे आप 15-20 मिनट डेली बात करें कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, क्या यूपीएससी जर्नी में प्रॉब्लम आती है, कैसे हम हैंडल करते हैं। ठीक है, तो उनसे ज़रूर बात कीजिए। ये होता है, फिर जाके आप डिसाइड कीजिए यूपीएससी प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना है। अब हम चलते हैं आज के एपिसोड पे, बेसिक रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर जल्दी कोई बात नहीं करता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन के जर्नी में किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड मनी। तो आपको 2 से 3 साल देने ही देने हैं, ये बात जान के रखिए। और इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, किसी के 4 साल भी लग जाते हैं, किसी के 5 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, किसी के तो 10 साल भी लग जाते हैं, अलग बात है। सिलेक्शन लेना ही नहीं है, उनको पढ़ना ही नहीं है, तो वो अलग बात है। ठीक है, और आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं ना तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपया लगेगा ही लगेगा इस पूरे जर्नी में, 2 से 3 साल के बीच में। तो अगर कोई फाइनेंशियली वीक है, नहीं अफोर्ड कर पाएगा, तो मैं उनको सीधी सजेस्ट करूँगा आप इतना इंतज़ाम कीजिए कि 5 के आप 5,000 रुपीज़ कहीं से भी जुगाड़ कर पाएँ पर मंथ। जैसे ट्यूशन पढ़ा लीजिए आप, ठीक है, या कोई छोटा मोटा जॉब कर लीजिए। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब कर लिया कि 5,000 रुपये अगर पैसे आपके पास आते रहेंगे तो आप क्या है कि इसके जो एक्सपेंसेस होंगे आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। यूपीएससी थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, ये मान के चलिए। क्यों एक्सपेंसिव है, 1 लाख रुपया मैंने क्यों रखा है, ये सोचिए। जैसे जिन बच्चों के पास लैपटॉप और टैब,
इन दोनों में से कोई एक इक्विपमेंट आज के डेट में नहीं है तो उनके प्रिपरेशन में काफ़ी दिक्कत आने वाली है, ये 100% श्योर रही है। मैं ये बोलूँगा आप लोगों को कि सबसे पहले अगर कोई इक्विपमेंट ख़रीदना है तो आप लैपटॉप या टैब लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास ये है तो आप PDF के थ्रू, मतलब बुक में पैसा इन्वेस्ट ना भी करके आप इनके थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन पे पैसा आपको खर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बुक लेना है, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, तो 1 लाख रुपया मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके आप जुगाड़ ज़रूर करिए, चाहे आप ट्यूशन पढ़ाएं, चाहे आप पार्ट टाइम जॉब करें, कोई फाइनेंशियली वीक है, लेकिन इसकी बात मतलब कोई नहीं करता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद चलते हैं माइंडसेट और मोटिवेशन की। तो सबसे पहले आपको एकदम क्लियर होना पड़ेगा गोल के लिए कि मुझे यूपीएससी करना ही करना है और क्यों करना है, ठीक है। उसके बाद हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, और स्टे ऑप्टिमिस्टिक हर चीज़ के लिए, चाहे वो टाइमिंग को लेके कि हमें इस चीज़ के लिए कितना टाइम देना है, या दोस्ती में कितना टाइम देना है, या सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। हमें जैसे अगर बुक भी सेलेक्ट करना है तो हमें बुक कैसे सेलेक्ट करना, और हर चीज़ के लिए हमें कितना चीज़ का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। तो एकदम आपको क्लियर होना पड़ेगा सिलेबस 100% क्लियरिटी होनी चाहिए। इस सिलेबस अगर आपका क्लियर है तो आपको न्यूज़पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगा पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद नोट मेकिंग अगर हो गई, नोट मेकिंग कैसे करना है, ठीक है, मेंस के प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिले। तो ये सिलेबस हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें तो आपका जो स्टडी मटेरियल जो भी आप चुन रहे हैं, चाहे वो NCERT हो, चाहे स्टैंडर्ड बुक हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, मैगज़ीन हो, इसके लिए 100% क्लियर होना पड़ेगा। जैसे NCERT, बहुत लोग बोलेंगे आपको कि 6 से 12 सारे NCERT आप पढ़ लो, ऐसा नहीं है, गलत है। आपको मिनिमम मैक्सिमम 10 NCERT पढ़ने हैं, दैट्स इट। स्टैंडर्ड बुक के ऊपर बात करें तो बहुत सारे मार्केट में स्टैंडर्ड बुक है, इकोनॉमी के लिए 4-5 बुक है जो अच्छी बुक है, ठीक है, लेकिन आपको कौन सी सूट करेगी ये भी आपको पता रहना चाहिए। न्यूज़पेपर जैसे कि बहुत ट्रेंड है, ऐसे यूपीएससी के भी बहुत ऐसे टीचर हैं जो मना कर देंगे कि न्यूज़पेपर ना पढ़िए, या बहुत सारे स्टूडेंट हैं मना कर देंगे आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, क्यों फालतू टाइम, मैगज़ीन में तो मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को 100% बोलूँगा कि इसको ना 45 से 50 मिनट डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए। क्यों पढ़िए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आप एथिक्स, ठीक है, एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया, और बहुत सारे GS पेपर 1, 2, 3 में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ये न्यूज़पेपर से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और डेली क्या चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़िए ही पढ़िए, 40 से 50 मिनट दीजिए, लेकिन ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद मैगज़ीन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मैगज़ीन उठाएं, और मैगज़ीन में कैसे हम प्री प्लस मेंस के लिए पढ़ें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इसके ऊपर भी कोई बात नहीं करता है, स्टडी स्पेस के ऊपर, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको एक ऐसा स्पेस चुनना पड़ेगा कि जहां आप शांति से पीसफुली पढ़ाई कर पाएँ। और इम्पॉर्टेंट क्या होती है कि आपकी स्लीप साइकिल मतलब स्लीप साइकिल डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। आपको मिनिमम 6 से 8 घंटे सोना ही चाहिए इस जर्नी में, क्योंकि ये काफ़ी टफ जर्नी है, ठीक है। और स्लीप साइकिल अगर आपका डिस्टर्ब हुआ तो अगले दिन आप देख लीजिएगा आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। तो एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ना तो आपके पढ़ाई में, ठीक है, ना तो आपके स्टडी में डिस्टर्बेंस आए, ना तो आपके स्लीप साइकिल में डिस्टर्बेंस आए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा स्पेस ढूंढिए, रूम अपने लिए या जगह जो भी है, या तो लाइब्रेरी, जहां आप आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से सो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब गाइडेंस एंड सपोर्ट की बात करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। जैसे आपके पास गाइडेंस नहीं है या सपोर्ट नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, ठीक है, तो आपको मतलब ना प्रिपरेशन में काफ़ी दिक्कतें आएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए स्पेक्ट्रम है, आपने सुना कि स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में 900 पेजेस हैं, लेकिन आपको कितना पढ़ना है, 500 पेज। ये भी आपको 1 से 2 बार पढ़ना है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद इसका आपने 100 पेज में नोट्स बना लिया, इसी को प्री प्लस मेंस के लिए बार बार रिवीजन करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो ये आपको कौन बताएगा कि 900 पेजेस की जगह आपको 500 पेजेस पढ़ने हैं।
और 500 पेजेस को आपको 100 पेज में कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपको कोई मेंटर बता सकता है, ठीक है। आपके पास पैसा है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में इस प्रिपरेशन के जर्नी में हालांकि मतलब बहुत माइनर फ़ायदा होता है, सेल्फ स्टडी बेस्ड स्टडी होती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मेंटर होता है। या तो आपका दोस्त हो सकता है, या तो कोई यूट्यूब पे अच्छे टीचर्स जो गाइड करते होंगे उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं भी आप लोगों को गाइड करूँगा कैसे क्या करना है, आप मुझे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रस्टेड यूज़ कीजिएगा, ये नहीं कि उनके लिए आप यूज़ हो जाएं। जैसे बहुत ऐसे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने कोचिंग के मटेरियल बेचने के लिए बैठे हैं, या आपका टाइम वेस्ट करने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं बस अपने पैसे बनाने के लिए। तो ये सब काफ़ी अच्छे से ध्यान से चुनिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इस पर भी कोई बात नहीं करता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर। फाउंडेशन का कोर्स तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कराते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग के नाम पे धब्बा कुछ नहीं करते हैं। जैसे कि एक मेरा जूनियर था, वो ग्रेजुएशन के समय ही अपना फाउंडेशन कोर्स किसी इंस्टीट्यूट में ले रखा था, और लिटरली मैं बताऊं वो 3 साल पढ़ने के बाद भी उसको कुछ नहीं आता था, नथिंग, इवन एनसीईआरटी भी उसने कवर नहीं किया था, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, ये जो टॉपिक है, जो प्रीलिम्स के टॉपिक है, इसमें काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये आपके प्री क्लियर करेगा। फिर मेंस में आपके 50% सिलेबस ये कवर करता है, तो वहाँ भी हेल्प करेगा। तो आप इनके बिना आगे नहीं जा सकते। इसमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो आप आगे जाना आपके लिए टफ हो जाएगा। तो आपको फाउंडेशन अगर करना है मतलब स्ट्रांग, तो सबसे पहले एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक, इनकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये आप क्लियर करते ही आगे बढ़िए, ठीक है। इसके बाद आते हैं करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर के पहले ही हम लोगों ने बात कर लिया कि न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है 1 घंटे, और मंथली मैगजीन कंपाइलेशन आप लीजिए। उसको क्या करना है, जैसे कि आपको ना अलग से टाइम एलोकेट मत कीजिए। जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अलग से 4 दिन टाइम लेके उसको मंथली मैगजीन को करते हैं। चाहे वो क्या करेंगे कि जनवरी एंड होने के बाद स्टार्ट करते हैं PT 365, ठीक है। ये सबसे गड़बड़ बात है। आप देख लीजिएगा जितने PT 365 पढ़ने वाले, सिर्फ PT 365 और मेंस 365, उनका सिलेक्शन काफ़ी कम रेट होता है। आप क्या कीजिए, मैगज़ीन पढ़िए और डेली बेसिस पढ़िए। जैसे आपने मैगज़ीन उठाया, मैगज़ीन अगर विज़न का मैगज़ीन ले रहे हैं 130 पेज का है, डिवाइडेड बाई 6, आपको अब अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूँ 22 डेज़ लगेंगे उसको कंप्लीट होने पूरे महीने में। आपने क्या किया, 1 घंटे में आप 6 पेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। 6 पेज डेली कंप्लीट करते करते आप 22 दिन में जाएंगे तो पूरा मैगज़ीन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 दिन आपके बचें, इस 8 दिन को महीने का इसको रिवीजन में दीजिए, ठीक है। आपको क्या हुआ, मैगज़ीन कंप्लीट हो गया, एक रिवीजन भी हो गया, पूरे महीने में 1 घंटा डेली आपने पढ़ा। तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर को 1 घंटे, उसके बाद मैगज़ीन को 1 घंटे, डेली आपको 2 घंटे करेंट अफेयर के लिए देना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑप्शनल सिलेक्शन के ऊपर। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत ऑप्शनल अगर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो आप बुरे फंस जाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उनके दोस्त होते हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी ऐसे ऑप्शनल ले रखा है, तो उन्होंने भी कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं उसी में से कि भाई इजी होगा, ये होगा। ऐसा नहीं, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, आपको उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शनल हमें कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है। इसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और वो डे 1 से ही आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लिया, और मैं आप लोग को बता रहा हूँ उसके 30,000 रुपया फालतू के वेस्ट हो गए। और लिटरली उसको 4 साल बाद मैंने देखा कि उसको कुछ नहीं आंसर राइटिंग लिखने आता था। होता क्या है कि आप डे 1 से आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत डिमोटिवेट होंगे। उसने 30,000 का आंसर राइटिंग ख़रीदा, 2 पेपर बस देने गया है ऑफलाइन, ठीक है। उसके बाद गया नहीं, क्योंकि पहले पेपर में उसने 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, दूसरे में 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था आधे आधे। तो उसको ना इसमें 3 नंबर मिले थे, इसमें 5 या 4 नंबर ऐसे ही मिले थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो होता क्या है, सबसे पहले आप बेसिक अपना बेस बनाइए,
उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, फिर करेंट अफेयर थोड़ा पढ़िए, ठीक है। इसके बाद खुद से थोड़ा PYQs देखिए आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। यहाँ से फिर जाके आपने क्या किया कि आप महीने में 1 या 2 आंसर राइटिंग लिखना मतलब डेली बेसिस पे 1 या 2 आंसर राइटिंग लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। 1 या 2 आपने शुरू किया, धीरे धीरे थोड़ा सा बिल्ड हुआ, फिर जाके आपने आंसर राइटिंग कहीं ज्वाइन कर लिया, ठीक है। कोर्स आपने ज्वाइन किया, वहाँ पे फिर आप लिख पाएंगे। जैसे अपने स्टार्ट करेंगे, जैसे मिनी टेस्ट होता है 10 क्वेश्चंस के, तो जैसे आपने पहला दिन 5 लिखा, फिर 6 लिखा, 7 लिखा, ऐसे इंक्रीज करके आप जाएंगे तो आखिरी दिन तक 10वां सारा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे बिल्ड होता है। तो कोई भी चीज़ टाइम लेती है, ना कि पहले दिन ही वो आपको मिल जाएगी कि हाँ आप पहले दिन गए 10 क्वेश्चन लिख के आ गए, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डेली बेसिस पे स्टार्ट कीजिए, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखना। पहले आप 4 महीना पढ़ाई कीजिए, 4 महीने के बाद आपने एक क्वेश्चन लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद जब आपको लग गया कि हाँ अब मैं आंसर राइटिंग के लिए कोई कोर्स वोर्स जो भी आपने ज्वाइन करना है, ठीक है, तो वहाँ से ज्वाइन के लिए फिर आंसर राइटिंग कीजिए, ठीक है। इसके बाद मॉक टेस्ट और सेल्फ असेसमेंट के बात करें तो आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देना होगा। जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, हिस्ट्री आपने कंप्लीट किया, इसके लिए क्या करना है आपको, PYQ उठाइए, कौन कौन सा, प्री और मेंस का, ठीक है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आपने कंप्लीट किया तो पहले प्री का क्वेश्चन देख लेंगे, हाँ मेरे से बन रहा है क्या क्या है, कौन सा एरिया मेरा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, ठीक है, उसको देख के मार्क कर लिया, फिर से उससे रिवीजन कर लिया हमने। फिर आप मेंस का क्वेश्चन उठाइए, वहाँ से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन उठाइए, खुद से लिखने के ट्राई करें, और नहीं आप कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा उसे गूगल पे डालिए, उसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट आंसर प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से फिर देखिए कि कौन कौन से पॉइंट मेंशन होना चाहिए इन क्वेश्चंस में, तो वहाँ से एक आपको पर्सपेक्टिव मिलेगी नया, ठीक है। तो ऐसे कर कर के आप आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंट रिवीजन के ऊपर। तो टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंट रिवीजन की बात करें तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की बात करें, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मैंने पहले भी बात किया कि करेंट अफेयर को छोड़ के रखते हैं कि चलो मैं महीने के 4 दिन में करेंट अफेयर कर लूँगा, ठीक है। या जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसका ना तो PYQ किया, ठीक है, और ना तो उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस देखा, आगे बढ़ के दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया। तो यही है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। जैसे आप रेगुलर 2 घंटे करेंट अफेयर के लिए दे रहे हैं, करेंट अफेयर में क्या क्या आपने किया, मैगज़ीन प्लस न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद एक सब्जेक्ट उठाया है, ठीक, उसके लिए आपने 4 घंटे दिया है। या कोई ऐसा आदमी है कि उसको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कोई हिस्ट्री भी पढ़ रहा है प्लस उसके साथ पॉलिटी भी उठा लिया। जैसे मैं एक हूँ कि मैं एक सब्जेक्ट लेके चलता हूँ, हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो हिस्ट्री पढ़ता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री आपने पढ़ा, अब हिस्ट्री पढ़ के जैसे कि आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, गांधीयन फेज अगर पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर जो भी PYQs है उसको एक बार देख लिया सारा कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा राइट अप्रोच है पढ़ने का। अब इसको क्या करना है, जैसे हमको 6 दिन पढ़ना है, हफ्ते में 6 दिन 5 दिन पढ़िए, ठीक है। मैं यही बोलूँगा 5 दिन पढ़िए, एक दिन ऑफ रखना है आपको, किसी भी दिन, जिस दिन आपका मूड ऑफ है थोड़ा जाइए दोस्तों से मिलिए, मूवी वूवी देखिए, जो भी करना है, फन मतलब फन डे। 5 दिन पढ़ाई कीजिए, एक दिन रिवीजन के लिए रखिए, ठीक है, और एक दिन आपको रेस्ट के लिए, कोई भी दिन, ऐसा नहीं कि संडे को ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जिस दिन मूड ना रहे उस दिन मत पढ़िए, क्योंकि उस दिन भी टाइम वेस्ट होगा। एक दिन मान लीजिए संडे को आप रख रहे हैं फिक्स, उस दिन भी आपका बर्बाद। जिस दिन मूड नहीं है उस दिन नहीं पढ़ेंगे। तो एक दिन आपको पूरा पढ़ना है, स्टडी के लिए रखिए, एक दिन रिवीजन के लिए, एक दिन रेस्ट के लिए रखिए, ठीक है, हफ्ते के 7 दिन, दैट्स इट, बस यही है और कुछ नहीं। और इस जर्नी में आपको काफ़ी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और स्ट्रैटेजिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, आपको राइट अप्रोच रखना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है, ये आपको बहुत अच्छे से। उसके बाद गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जिससे भी आपको गाइडेंस मिले, चाहे आपके सीनियर हो, चाहे आपके क्लासमेट हो, चाहे आपके कलीग हो, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो उनसे आप ज़रूर रेगुलर टच में रहें और गाइडेंस लेते रहें। गाइडेंस के रिगार्डिंग बात करें तो मैं भी अपने चैनल पे
मतलब टाइम टू टाइम आप लोगों को गाइड करूँगा कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है और कैसे कैसे, और नोट्स भी प्रोवाइड करता रहूँ। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।